नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि राजस्थान में एक बार फिर एक नई खुशखबरी आई है सूचना सहायक के पदों का, जिनका बहुत समय से बेसब्री से इंतजार था और अंततः सूचना सहायक की विज्ञप्ति जारी हो गई। आज जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें 2730 पद बताए गए हैं। 2730 पदों में से 2415 के लगभग पद है वो नॉन टीएसपी एरिया के और 315 के लगभग है वो टीएसपी एरिया के। इनमें से हमें ये ध्यान रखना है कि यह विज्ञप्ति बहुत समय से कंप्यूटर से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स थे, जैसे कि हाल ही में अभी कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम हुआ था, उसमें जो लोग सफल नहीं हो पाए थे उनके लिए इस भर्ती का बहुत बेसब्री से उन लोगों के लिए इंतजार था। और भी जो बाकी लोग हैं जो कंप्यूटर अनुदेशक का नहीं दे पाए थे उनके लिए भी इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार था उन लोगों के लिए। और उसके अलावा भी जो कैंडिडेट कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम के अंदर जिनका परिणाम लेट आया उसके कारण जो बाहर हो गए थे और जिनका कुछ का सिलेक्शन भी हो गया था लेकिन उस कारण से रिजल्ट लेट आने की वजह से वंचित हो गए, उन लोगों के लिए भी एक बहुत सुनहरा मौका है। आइए, एक बहुत अच्छी पोस्ट है सूचना सहायक, जिसका हम हिंदी में नाम बोल सकते हैं। इस बार इसमें क्या चेंज हुआ है, क्या बदलाव हुआ है, वो हम देखते हैं अभी इस वीडियो के अंदर। क्या आपकी योग्यता है, क्या आपका सिलेबस रहेगा और किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी हम बाद में आपको बताते रहेंगे। हम परिष्कार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मैं क्रांति चौधरी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और हम जल्दी क्या, ये मान लीजिए कि बुधवार से हमारे नए बैच स्टार्ट हैं और ऑफलाइन बैचेस और ऑनलाइन बैचेस दोनों ही बुधवार से स्टार्ट हो जाएंगे, जिनका अग्रिम रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें हमने लिमिटेड सीटें रखी है, तो जो विद्यार्थी पहले आओ पहले पाओ की कंडीशन है और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इसमें जुड़े। ये एक बहुत अच्छी जॉब है राजस्थान वासियों के लिए, इससे सुनहरा मौका और नहीं हो सकता। शायद ये इस वर्ष की अंतिम विज्ञप्ति हो, उसके बाद में और नई विज्ञप्ति नहीं जारी हो। तो आइए हम चर्चा करते हैं सूचना सहायक की बारे में, जिसमें क्या इसमें योग्यता होगी, क्या इसमें सिलेबस होगा, कैसे परीक्षा का पैटर्न होगा। मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए सीधा अपने टू द पॉइंट आते हैं। क्या इस बार कुछ लोगों को वंचित किया गया है एग्जाम से या नहीं किया गया है, किन को मौका मिला है, किन को मौका नहीं मिला, आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर आज जो 16 जनवरी 2023 को कंप्यूटर ये इसकी सूचना सहायक की विज्ञप्ति जारी हुई है, उसमें टोटल 2730 पद है। 2730 पदों के लिए एक विज्ञप्ति जारी हुई है। उसके बाद में देखिए इसमें महत्वपूर्ण जो चीजें हैं, 2730 पद बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। उसके बाद में नेक्स्ट में देखते हैं अपन 2730 के बाद में इसमें आवेदन शुल्क के बारे में कोई अपने को विशेष चर्चा नहीं करनी, अपने को सीधा आना चाहिए। टोटल पदों का क्लासिफिकेशन देखिए क्या है। टोटल पदों का जो क्लासिफिकेशन है उसके अंदर लगभग 2415 पद है वो नॉन टीएसपी के हैं और 315 पद है वो टीएसपी एरिया के हैं। इनके अंदर एक बात आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, जो नॉन टीएसपी या टीएसपी कोई सा भी हो, लेकिन जैसा कि पिछली बार कंप्यूटर अनुदेशक में भी हुआ था और भी एग्जाम में हुआ था, जिन ग्राम सेवक में भी हुआ था, विशेष तौर से जो ओबीसी वर्ग से रिलेटेड विद्यार्थी है, एग्जाम के फॉर्म की भरने की लास्ट डेट से पहले आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसी के बाद में आपको फॉर्म फिल करना है ताकि सिलेक्शन होने के बाद में आने वाली दुविधाओं से आप बच सकें। तो सबसे अनुरोध है कि पहले अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है जनरल कैटेगरी के हैं वो भी जो जिसमें जो आते हैं अपने जिन बैकवर्ड जो जनरल क्लासेस के अंदर जिनकी जो सैलरी है, जो इनकम है, इनकम बोल सकते हैं, जो इनकम बिलो 2.5 लाख है, उनको भी अपने आय प्रमाण पत्र पहले बनवा लेना चाहिए। मतलब एग्जाम फॉरम की लास्ट डेट से पहले के आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और अगर जनरल के हो तो भी आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र, ये एग्जाम फॉरम की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या नया है, क्या इसमें जोड़ा गया है। हाँ, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि इसमें क्या चेंज हुआ है, क्या नहीं हुआ, कौन इसमें एलिजिबल है, कौन इसमें एलिजिबल नहीं है। देखिए, सबसे पहले चूंकि ये इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है, इसमें थोड़ी सी शब्दों में टिपिकल होता है, थोड़ा समझना दिक्कत वाला होता है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान मतलब कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे बीसीए वगैरह, कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस और अभियांत्रिकी, या मतलब इनके अंदर आप बीसीए हो सकते हो, एमसीए हो सकते हो या फिर
इंजीनियरिंग की हुई हो सकती है, इसके अलावा मतलब कंप्यूटर में इंजीनियरिंग, ठीक है, मतलब जैसे कंप्यूटर साइंस का फील्ड है। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग हो सकती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग हो सकती है, और आईटी के अंदर आपकी इंजीनियरिंग हो सकती है। इन सभी के विद्यार्थी इसके लिए योग्य है। नेक्स्ट उसके बाद में पॉलिटेक्निक, मतलब ये एक तरीके का डिप्लोमा हो गया, इंजीनियरिंग का वो डिग्री हो गई, डिप्लोमा हो गया। डिप्लोमा किन किन में? इन्हीं में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, या कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान मतलब वही कंप्यूटर वाला हो गया, और अभियांत्रिकी कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब डिप्लोमा इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अलाउ नहीं कर रखा है। डिप्लोमा है वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस और आईटी के अंदर होना चाहिए, यहाँ पर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन का मेंशन नहीं है। तो डिप्लोमा जो है वो आपका कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या फिर आईटी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है अपने पास कि किसी भी से जैसे ग्रेजुएशन किया हुआ हो और कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या उसके समतुल्य हो, ठीक है। उसके बाद में ये एक ऑप्शन और है अपने पास कि जिनके पास भी ग्रेजुएट है, जो भी किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और साथ में उन्होंने ओ लेवल या ऊपर का कोई भी डिप्लोमा ले, कोई भी सर्टिफिकेट ले रखा है, ठीक है, ये उच्चतर लेवल का प्रमाण पत्र। पहला हो गया डिग्री, उसके बाद में डिप्लोमा, उसके बाद में सर्टिफिकेट। तो ग्रेजुएशन प्लस कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए योग्य होगे। उसके बाद में एक ये प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट भी और वैलिड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये योग्यता तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा एसेंशियल योग्यता है आपकी हिंदी और अंग्रेजी के अंदर 20 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति भी होनी चाहिए, वरना आपके इस एग्जाम के अंदर क्वालिफाई करने के बावजूद भी आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। आपको हिंदी और अंग्रेजी की टंकण मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें भी आप 20 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से ज्यादा होना चाहिए आपका। नेक्स्ट देखिए आगे इसके अंदर, हाँ इसमें देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें 2 फेज होते हैं एग्जाम के। पहला आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसके अंदर अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसमें क्वालिफाई करने के बाद में जितनी आपकी सीटें अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 2730 सीटें, तो 2730 के 3 गुना टाइपिंग टेस्ट के लिए ये योग्य माने जाएंगे। और अपनी अपनी कैटेगरी में ध्यान रखिए, 2730 का सीधा नहीं, अपनी अपनी कैटेगरी में 3 गुना बुलाए जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे 2700 के जो 3 गुना है वो लगभग 8000 के समथिंग हो गए यहाँ पे। तो 8000 कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उस टाइपिंग टेस्ट में सिर्फ आपको पास होना है, उसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए। टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स सिर्फ आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए। 20-20 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो बस आप क्वालिफाई हो, वो मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट के अंदर जुड़ेंगे नहीं। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप जो फेज फर्स्ट है उसी के आधार पर बनेगी, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी इसमें। और पहले आपका लगभग जुलाई के अंदर बताया जा रहा है कि जुलाई में एग्जाम होगा इसका फेज फर्स्ट, उसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद में फेज सेकंड होगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की जाएगी, ठीक है विद्यार्थियों। उसके बाद में देखो अन्य क्या है इसमें, आयु आपको पता ही है, हाल ही में अपने इसकी आयु 40 वर्ष है। 40 वर्ष के बाद में भी ओबीसी और उनको 5 वर्ष की छूट है। उसके अलावा चूंकि 3 सालों से सूचना सहायक की विज्ञप्ति नहीं जारी की गई है, तो ओवर एज के अंदर मतलब अपर लिमिट जो है उसके अंदर 3 साल की छूट दी गई है, ठीक है विद्यार्थियों। उसके बाद में नेक्स्ट जो है परीक्षा का आयोजन, प्रवेश पत्र, ये कोई खास बातें नहीं है अपने लिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इसके बाद में सीधा सिलेबस पे आते हैं इसके। ये जाति प्रमाण पत्र वाला है तो इसका ध्यान रखिए, जितने भी प्रमाण पत्र है, कोई सा भी टाइप का प्रमाण पत्र हो, वो सारे आपके एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए ताकि कोई भी समस्या नहीं आए। हालांकि चुनावी वर्ष है, हो सकता है गवर्नमेंट इन चीजों में छूट भी दे दे। पीछे के एग्जाम में ग्राम सेवक में कंप्यूटर अनुदेशक में छूट दी थी, लेकिन फिर भी अपने पास सारी चीजें हो तो ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या आपके लिए सिलेबस रहा है। देखिए ये इसमें इसका ये जो सिस्टम रहेगा, पहली लिखित परीक्षा होगी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसके अंदर आपके पास योग्यता परीक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, अर्थात योग्यता परीक्षण मतलब जिसमें रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, ये हो गई। सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूलभूत सिद्धांत मतलब बेसिक कंप्यूटर आएगा। बेसिक कंप्यूटर अगर आपको आता है तो आप आराम से इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। 3 घंटे का टाइम मिलेगा और अधिकतम अंक है वो 100 होंगे। 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम। ये आप क्वालिफाई कर लोगे मतलब आप जो टॉप मेरिट है उसमें 2700 के 3 गुना जो अप्रोक्सीमेटली 8100 है,
उनके अंदर आ जाते हो तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, 15-15 मिनट के दोनों टेस्ट होंगे, जिसमें 20 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से ज्यादा की आपकी स्पीड होनी चाहिए। और वो अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तब उनके नंबर हटा दिए जाएंगे, केवल आपके इसके नंबर जो पे फेज फर्स्ट है उसके नंबर काउंट होंगे, उसके आधार पर मेरिट बनेगी और फिर आपको इसके अकॉर्डिंग टू खुशखबरी मिल जाएगी। अब देखिए इसका सिलेबस बहुत सिंपल सा सिलेबस है, कोई ज्यादा दिक्कत वाला सिलेबस नहीं है इसमें। देखिए यहां पर आपको समझाता हूं मैं। सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब इसमें मैथ होगी, रीजनिंग होगी, दोनों चीजें हो गई। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी की जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के फंडामेंटल्स है वो आपके आने चाहिए यहां पर। और इनको डिटेल में देखें थोड़ा सा, देखिए और डिटेल में देखें तो यहां पर सिलेबस दिया गया है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। देखिए यहां तक तो हो गई आपकी ये सिंपल रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग ऑलमोस्ट सारी की सारी है इसके अंदर। तो इन शब्दों के अंदर ही डेटा सफिशिएंसी आ गई, उसमें मैथ भी आ गई। अब देखिए लोग कहते हैं डेटा सफिशिएंसी का मतलब सिंपल, थोड़ी पूरी मैथ नहीं आई। डेटा सफिशिएंसी के अंदर डेटा सफिशिएंसी है वो मैथ में भी पूरी में अप्लाई की जा सकती है। जैसे मान लो मैं एक आपको क्वेश्चन बोलूं कि एक त्रिभुज, एक आयत है, उसका क्षेत्रफल बताइए जिसकी लंबाई 10 मीटर है, कैसे निकाल सकते हैं? डेटा सफिशिएंट नहीं है, तो अपने को ये मैथ का नॉलेज होगा तभी तो अपन निकाल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में करंट अफेयर है आपका इंडिया, करंट अफेयर, इसमें नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू इंडिया एंड राजस्थान, मतलब इंडिया और राजस्थान दोनों का करंट अफेयर आएगा। और मेजर डेवलपमेंट है आईटी इंडस्ट्री के अंदर, वो भी आएंगे। उसके बाद में देखिए ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस एंड स्कैनर। ये यही बोलना चाहता है। जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो ऑलमोस्ट इनपुट डिवाइस ही होते हैं, जैसे माउस है, ठीक है, जॉयस्टिक है आदि। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनका डिटेल, मतलब जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो अपने को डिटेल में आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस, नॉर्मली विंडो जो अभी चल रहा है विंडो का नॉलेज होना चाहिए अपने को। और उसके अलावा थोड़ा बहुत लिनक्स वगैरह का भी हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर एमएस वर्ड आ गया, माइक्रोसॉफ्ट का जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एमएस एक्सेल आ गया, और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एमएस पावर पॉइंट आ गया। उसके बाद में एमएस एक्सेस, ये सारे के सारे आपको आने चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, और एमएस एक्सेस हो गया। उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डिजिटल वर्सेस एनालॉग, नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल, इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग, कांसेप्ट ऑफ फाइल एंड इट्स टाइप्स। ये बहुत मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जिसके अंदर नंबर सिस्टम होता है, टोटली ऑलमोस्ट मैथमेटिकल है पोर्शन ये। तो ये सबका इंटरेस्टिंग भी होता है, तो इसमें आप स्कोर कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड प्रोटोकॉल, जितने भी प्रोटोकॉल है लैन मैन वैन के अंदर जो यूजेस होते हैं, उन सारे प्रोटोकॉल्स को अपने को देखना है, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन मैसेजिंग, ऑनलाइन और ऑफलाइन जैसे मैसेजिंग यूज होती है, उनको अपने को देखना है। वेब ब्राउजर है, कौन कौन से वेब ब्राउजर यूज होते हैं, आजकल कौन सा ट्रेंड में है, कौन सा काम का नहीं है, सबसे पहला कौन सा था, इस टाइप की सारी इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए। वेब पब्लिशिंग, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, एचटीएमएल, इंटरेक्टिव टूल्स। एचटीएमएल है वो आपको हल्की फुल्की इसमें पूछी जाएगी, और नॉर्मली एचटीएमएल के टैग पूछे जाते हैं सीधे से। मल्टीमीडिया एंड ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। वॉइस मेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब जैसे आजकल ई कॉमर्स के क्या क्या यूजेस हैं। ई कॉमर्स के अंदर जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो भी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं उनका वो कहां से शुरू हुई, कब शुरू हुई, मतलब एक तरीके से ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो गया। करंट अफेयर्स का भी बोल सकते हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। उसके बाद में आपका आता है इसके अंदर सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस एंड मेलिशियस अटैक्स, मतलब फर्स्ट वायरस कौन सा था, फर्स्ट एंटीवायरस कौन सा था, अभी कौन सा ट्रेंड के अंदर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है वो इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद में फायरवॉल एंड इट्स यूटिलिटी, बैकअप एंड रिस्टोरिंग डेटा, कैसे डेटा को रिस्टोर करते हैं, कैसे उसका बैकअप लेते हैं। जो भी यूटिलिटी प्रोग्राम है, यूटिलिटी प्रोग्राम मतलब सॉफ्टवेयर का जो डिवाइडेशन होता है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद में एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, नॉर्मल सी लैंग्वेज आनी चाहिए। ध्यान रखना आपको कोई प्रोग्रामर नहीं बनना है, वहां पे प्रोग्रामिंग नहीं करनी है। सी के सिंपल सिंपल कंसेप्ट आने चाहिए जिनमें आप एल्गोरिदम कर सको, वो आने चाहिए। प्रिंसिपल एंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स, उप्स के अंदर देखो, उप्स के जहां पे कंसेप्ट यूज होते हैं वो अपना सिलेबस के अंदर है। तो
जहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज की जाती है वो चीजें UPS के नॉर्मली जो जैसे इनहेरिटेंस है, ठीक है, इस टाइप की जो चीजें हैं वो अपने सिलेबस में है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एंड इट्स एडवांटेज, तो आईडीई ये अपने सिलेबस में। आईडी एक इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर अलग अलग लैंग्वेजेस अपने को नहीं आते हुए भी उनके अंदर अपने को इंटरफेरेंस मिलता है। जैसे किसी को सी यूज आती है तो वो सी के अंदर प्रोग्रामिंग करके अभी जो ट्रेंड में उसमें कन्वर्ट कर सकता है। तो आईडी बेसिकली इन चीजों के लिए यूज होता है। तो ये आपका इसमें हो गया। और उसके बाद में ये फेज फर्स्ट का सिलेबस हो गया। उसके बाद में फेज सेकंड में कुछ भी नहीं है, वही चीजें बोली है। फेज सेकंड के लिए अपने को ये अर्हता है, देखो ध्यान रखना, सिर्फ अर्हता टंकण गति परीक्षण। अर्हता मतलब ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसका एग्जाम के टोटल मेरिट के अंदर इसके नंबर नहीं ऐड होंगे। ओके, उसके बाद में प्रश्न पत्र का स्तर भारत में विधि द्वारा स्थापित, ये नॉर्मल स्तर बताया गया है इसमें। बाकी अधीनस्थ बोर्ड है, टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है, नहीं कह सकते अपन। दूसरा, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थियों को जो लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करें, लिखित परीक्षा में अर्हक अंक अभी प्राप्त किया हुआ समझा जाएगा। किंतु अनुसूचित जाति, ये देखिए 40% तो लाना जरूरी ही है। अगर 40% नहीं बनते हैं, जैसा कि कंप्यूटर अनुदेशक में भी हुआ था, दोनों पेपरों में जिनकी अलग अलग 40% नहीं बने थे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 40% बनने चाहिए, चाहे आप मेरिट में हो या नहीं हो। मेरिट में हो और अगर 40 नहीं बने तो भी वो मेरिट कोई सेंस नहीं है। तो 40% नंबर आपके बनने चाहिए। तो एक बार फिर सभी को बधाई, और एक बार जुट जाएं, लग जाएं। ये शायद अपनी अंतिम विज्ञप्ति है और बुधवार से परिष्कार में सूचना सहायक के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं, उन्हें ज्वाइन करें। धन्यवाद।